Welcome to Apex Institute of Commerce. I am Meena with class +1 topic some basic terms of accountancy. ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपिटल, ड्राइंग्स और एसेट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज के बारे में. लायबिलिटीज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बताऊंगी. हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पापा का नाम मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था. ठीक है, बिजनेस में हमने ये पढ़ा था कि ये जो चीज़ें हम खरीदते हैं और खरीद कर उनको सेल नहीं करते वो हमारी सारी एसेट्स थी, और जिन चीज़ों को हम खरीद कर साथ साथ बेच देते हैं उनको हम क्या बोलते थे, गुड्स. राइट. लेकिन अब यहाँ बात आती है कि आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको सिर्फ एसेट्स की नीड है या सिर्फ बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया उनका काम खत्म हो गया? नो. आपको पता है, हमको डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है. देखो, आपके पापा का बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बिजनेस में हेल्प के लिए कुछ लेबर भी रखेंगे. लेबर आप कह सकते हो, एम्प्लॉयज़ रखेंगे कि जो उनके गुड्स को शो करेंगे, बनाएंगे, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी. ठीक इसी तरह से जिस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस चल रहा है उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा. और ये भी हो सकता है कि आपके पापा ने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ मनी बोरो की हो किसी से. वो हो सकता है चाहे बैंक से लिया हो, चाहे किसी और से उधार लिया हो. तो जिससे भी उधार लिया उनको कुछ पे भी करना पड़ेगा. जब वो पैसे को वापस करेंगे तो उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेंस है. इसके अलावा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कुछ पेपर का भी खर्चा होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हो सकता है, ये कुछ फोटोकॉपी कराना पड़ सकता है. स्टेशनरी मतलब कागज़, पेन, पेंसिल, सबके खर्चे होते हैं. यानी कि ये छोटे छोटे खर्चे जो गुड्स को बनाने के लिए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस. एक्सपेंस का मेन मीनिंग होता है जो भी एक्सपेंस किसके ऊपर हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर हो. यानी कि गुड्स जो हमने बेचे उनकी जो कॉस्ट आई, यानी कि उनको बनाने में जो खर्च हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस. आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, सर्विसेज रिसीव्ड. इन दोनों का मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ. अब रेंट है, जिस बिल्डिंग के अंदर आप रह रहे हो, यानी कि आपने रेंट पे लेकर बिजनेस को रन कर रहे हो, उस बिल्डिंग को यूज करने के बाद 1 मंथ के बाद आपको क्या पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी. आप बिल्डिंग को यूज कर चुके हो, इट मीन्स आप उसकी सर्विसेज ले चुके हो, लेकिन आपने पेमेंट भी करनी है. तो आप पेमेंट जो करोगे सर्विसेज को लेने के बाद आप क्या पेमेंट करोगे, रेंट. यानी कि आपने रेंट पे कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सर्विसेज भी रिसीव हो गए और रेंट पे कर दिया, वो आपका क्या है, एक्सपेंस है. दूसरा, आपको पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. और 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लैंड के लिए आप क्या पे करते हो, रेंट पे करते हो. अगर लैंड को यूज करोगे आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट. लेबर को आप क्या दोगे, सैलरी और वेजिस, सैलरी एंड वेजिस. कैपिटल के ऊपर क्या पे करोगे आप, इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट और लोन. और एक आपका हो सकता है इंटरेस्ट जो किसको पे किया जाएगा, अगर आपने बाहर से लोन लिया है तो बाहर के लोगों को पे करोगे. अगर आपने खुद को पे मतलब खुद की कैपिटल लगाई है तो आपकी क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मालिक. फर्स्ट डे आपको मैंने बताया था फर्स्ट टॉपिक में और फर्स्ट पार्ट में, एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटर या ओनर. तो एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है, किसकी एक्सपेक्टेशन करता है, वो प्रॉफिट की. ठीक है, तो आपको पता है बिजनेस इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रन हो सकता है, और इनके ऊपर जो भी हम इन गुड्स को बनाने में ये खर्च करते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. तो रेंट, सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं. इसी तरह से आप इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी इसके अंदर लेंगे. अगर यही
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनकम। इनकम मीन्स क्या होता है कि आप बिजनेस को चला रहे हो जब, तो आपको कुछ ना कुछ इनकम भी होगी। आपने गुड्स बनाए, गुड्स बनाने के बाद आपने उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब गुड्स को बनाने में आपकी खर्च कितना आया था, कॉस्ट आई थी आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो आपने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट तो आई थी 20,000 मेक करने में, लेकिन आपने उनको सेल कितने में किया, सेल कितने में किया आपने 30,000 में किया। यानी कि जो गुड्स आपने 20,000 के बनाए थे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 थी, उसको आपने सेल कर दिया 30,000 में। तो ये सेल्स क्या है आपकी, ये आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आपकी टोटल इनकम नहीं है। इसको आप रिवेन्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू भी बोलते हैं। अगर रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया आपका, एक्सपेंसेस, क्या हो गया आपका, एक्सपेंसेस। तो सेल्स में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, मीन्स रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो आपकी क्या कहलाती है, इनकम। तो आपको ये पता है कि हमने एक वर्ड लिखा सर्विसेज गिवन, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप ये बताओगे रिसीव्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि रिसीव्ड एक्सेस कह सकते हो आप, जो भी हमें एक्सेस मिला, कॉस्ट से ज्यादा एक्सेस मिला, उसको आप क्या बोलते हैं, इनकम। तो यहाँ वर्ड हुए आपके इनकम और एक्सपेंस। अब इनकम और एक्सपेंस के बाद हम चलते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज ठीक अपोजिट है एसेट्स का। एसेट्स क्या होती थी कि जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या जो पैसा इन फ्यूचर बिजनेस को मिलना है, वो क्या थी, एसेट्स थी। ठीक है। अब लायबिलिटीज उसका अपोजिट है, क्योंकि जो पैसा बिजनेस को मिलना था वो एसेट्स थी, और जो पैसा बिजनेस को फ्यूचर में देना पड़ेगा वो क्या होगी, लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच फर्म ओज, यहाँ वर्ड दिया होगा ओज, ओज का मतलब देने हैं। किसने देने हैं, फर्म ने। किसको देने हैं, आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स मीन्स बाहर के लोगों को देने हैं। ठीक है, जो पैसा किसको देना है, फर्म ने बाहर के लोगों को देना है, वो क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज। और बाहर के लोगों को क्यों देना है, आपके पापा ने लोन लिया किसी से, वो लोन का पैसा वापस करना पड़ सकता है। ठीक है, लोन टू राम, हो सकता है राम मतलब उनका रिलेटिव हो, उससे लोन लिया हो, या किसी नॉन से लिया हो, बैंक लोन, बैंक से लोन ले रखा हो, तो ये पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज जमा है, लेकिन आप 50,000 से ज़्यादा यानी कि 60,000 विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप ये कहोगे कि अब 50 जमा है तो हमारे बैंक अकाउंट से 60,000 कैसे निकलेंगे, नहीं निकल सकते। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि जिन लोगों की मार्केट में गुड मतलब मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, बैंक जो है अलो करता है कि आप इस लिमिट से इतनी लिमिट तक आपके अकाउंट में जमा ना होने के बाद भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ा था, अगर हम उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लें तो वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब अगर हमने बैंक से लिमिट से ज़्यादा निकाली है कि जितने जमा उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, हमने उसका बेनिफिट ले लिया, लेकिन वो हमें बाद में पे तो करने पड़ेंगे ना। तो जो हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लिमिट जो है थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड की जाती है, 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गया, तो उस लिमिट के बाद हमें वो बैंक को पे करने पड़ेंगे। तो ये भी आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज। नेक्स्ट वर्ड आया आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को समझने के लिए आपको डेटर्स के ऊपर लेके चलते हैं। डेटर्स, आपके पापा को हमने मिस्टर ए माना था जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आपने एक पॉइंट किया था, मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड किए थे मिस्टर वाई को। ठीक है, तो मिस्टर वाई को माल बेचा था। अब वाई को माल बेचा और उसने पैसे नहीं दिए, यानी कि आपने उधार माल बेचा था। तो डेटर्स आपने क्या लिया था, उन लोगों को लिया था जिनको उधार माल बेचा गया। अगर ठीक इसी तरह से आपके पापा किसी से माल उधार खरीद लेते हैं, किसी से माल उधार खरीदते हैं और पैसे कहते हैं बाद में दूंगा, तो बाद में उनको देने पड़ेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे,
क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन से हुए? क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर सोल्ड। और डेटर्स कौन से? टू होम गुड्स आर सोल्ड। और क्रेडिटर्स मतलब फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों क्लियर हो गए आपके? डेटर्स टू होम गुड्स आर सोल्ड। आप कह सकते हो ए सोल्ड गुड्स टू वाई, ठीक है। क्रेडिटर यहां लिखा हमने ए सोल्ड गुड्स टू वाई, ए ने माल बेचा, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। यहां नोटिस करो माल किसको बेचा है? इसको, ठीक है। तो वाई क्या होगा हमारा? वाई होगा डेटर। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिटर्स, पर्सन्स फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन हुए? जिनसे माल उधार खरीदा, तो वो क्या हो गए? क्रेडिटर्स। अगर हम यही एग्जांपल नीचे लें, अगर आप इसको देखो, वाई को माल बेचा, इट मीन्स वाई को माल बेचा, ए सोल्ड गुड्स टू वाई। वाई ने क्या किया? वाई ने तो खरीदा है ना, इट मीन्स वाई ने क्या किया? परचेज किया। वाई ने परचेज किया, किससे किया? फ्रॉम मिस्टर ए। किससे किया? वाई परचेज गुड्स फ्रॉम ए। तो अब इसमें ए से खरीदा है, तो ए क्या आ जाएगा आपका? क्रेडिटर। किसके लिए क्रेडिटर है वो? वाई के लिए। यहां पे क्या था? ए सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। हमने ए को माल बेचा था, ए को माल बेचा था। किसने बेचा था? ए ने। किसको बेचा था? वाई को। तो वाई क्या हुआ था? डेटर। किसके लिए? फॉर ए, यानी कि ए के लिए वो वाई क्या था? डेटर था। और क्रेडिटर्स में क्या है? जिससे हमने उधार माल खरीदा। खरीदा किससे था? ए से। तो ए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। और ए ने खरीदा है, ए से खरीदा है, तो ए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। किसके लिए है वो? वाई के लिए, यानी कि वाई की बुक्स में या वाई के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एंड अनअर्न्ड इनकम। अब हम करते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होते हैं? बिल्स पेबल और बिल्स पेबल के साथ आप करेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका बिल्स पेबल। अब यहां आपने बात की थी डेटर्स की, आपने एग्जांपल लिया था, मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड किए थे, किसको? वाई को, ठीक है। तो वाई क्या था? डेटर था ए के लिए। और यहां आपने कहा था कि ए क्या था? क्रेडिटर, ठीक है। ए ने माल बेचा, इट मीन्स ए ने पैसे लेने हैं और वाई ने देने हैं। तो डेटर देनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार। ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब आपको यहां पता होना चाहिए कि पैसे किसको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? पैसे वाई को मिल रहे हैं, सॉरी वाई को देने हैं और ए को लेने हैं। अगर ए, ठीक है, ए को पैसे लेने हैं, अब ए जाता है किसके पास? ए जाता है किसके पास? वाई के पास, ठीक है। ए जाता है वाई के पास कि मुझे मेरे पैसे दो, और वाई क्या कहता है?
वाई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहता है कि मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा। अब देखो कोई अगर मुंह से बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा तो हो सकता है वो ना भी दे। तो ए बोलता है चलो ठीक है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करके देता हूँ, एक बिल बनाता हूँ, आप उस बिल पे साइन कर देना। और वो बिल क्या होता है, उसको अगर जिसको पैसे मिल रहे हैं वो बिल उसके लिए बिल रिसीवेबल है, और जो उसको पे करेगा उस बिल में रखा हुआ अमाउंट पे करेगा उसके लिए वो बिल क्या है, पेएबल है। उसके लिए वो क्या है, बिल पेएबल। और बिल में क्या लिखा होता है कि मैं जो भी नाम होता है ये वादा करता हूं कि मैं ये पैसे 3 मंथ्स के बाद ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये बिल रेडी कौन करता है, ये बिल रेडी कौन करता है, बिल रेडी करता है क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर को क्योंकि बिल रेडी करते हैं इसलिए उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर भी बोलते हैं। इस मतलब ड्रॉअर का मतलब क्या हुआ, लिखने वाला। जो बिल है हमेशा लिखता कौन है, जिसने पैसे लेने होते हैं। बिल को रेडी किसने किया, क्रेडिटर ने। और क्रेडिटर कौन था, ए था। क्रेडिटर कौन था, ए। उसी को हमने क्या बोला, लिखने वाला। वो लिखता है, उसके बाद उस बिल के ऊपर साइन करता है। बिल के ऊपर साइन करेगा कौन, पैसे किसने देने हैं, वाई ने देने हैं, मींस डेटर ने। बिल के ऊपर साइन कौन करता है, डेटर। ठीक है, साइन का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जब उसने साइन कर दिया इट मींस जो ए ने बोला उस बात से सहमत है कि मैं आपके पैसे 3 महीने बाद दे दूंगा। तो डेटर करता है। डेटर कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो लिख रहा था उसको हम क्या बोलते थे, ड्रॉअर। और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ठीक है, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि ये बिल क्या बन जाता है, किसके लिए, ए क्रेडिटर था। ठीक है, ये बिल बन जाएगा एक्सेप्टेबल बिल्स पेएबल। जिसने एक्सेप्ट कर दिया उसके लिए क्या बन गया, बिल्स पेएबल। और बिल्स पेएबल किसके लिए हुआ, सी के लिए। ठीक है, आपको पता है सी को पैसे देने हैं इसलिए क्या हुई, लायबिलिटीज के अंदर आ गया। ठीक इसी तरह से बिल के पैसे मिलने किसको है, ए को मिलने हैं। तो ए को पैसे मिलने हैं तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट के बाद ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है। अब क्योंकि बिल रिसीवेबल का पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, उसके लिए क्या है, एसेट है। जो हम पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, एंड सेकंड इज प्रीपेड सैलरी। आपको पता ही है सैलरी एक्सपेंस है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर जो भी आप लेबर रखेंगे उसको आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तो सैलरी एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ वर्ड आया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको हमने लिया है किसके अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सैलरी, वेजेस, जो भी एक्सपेंस है उसको मैंने कॉमन नेम दे दिया एक्सपेंस। ठीक है, उसको हमने लिया लायबिलिटीज में। क्यों लिया, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सैलरी ड्यू। एक्सपेंसेस के बारे में आपने एक बात बोली थी कि सर्विसेज रिसीव करनी है, यानी कि एक लड़का है उससे मैं काम ले चुकी हूँ और पेमेंट भी कर दूंगी, तो वो क्या है, एक्सपेंस। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सैलरी ड्यू। ड्यू का मतलब यहाँ पे है बट नॉट पेड। इसको सैलरी ड्यू या फिर आप इसको बोलते हैं बेनिफिट रिसीव, यानी कि किसी से आप काम ले चुके हो। क्या ले चुके हो, काम ले चुके हो। ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं की तो वो क्या होगी आपकी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब दी नहीं है, नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या हुआ, नॉट पेड। अब पे नहीं की लेकिन आप बेनिफिट क्या कर चुके हो, ले चुके हो। बेनिफिट ले चुके हो लेकिन पे नहीं की, तो इन फ्यूचर आपको पे करना पड़ेगा। और आपको बताया था कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो फर्म ने बाहर के लोगों को देना है,
देना तो पड़ेगा ना। अगर आपने बेनिफिट लिया है तो ऐसा हो सकता है कि आप पे ना करें। अगर आप पे नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कोर्ट में चला जाएगा कि मेरे इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसका बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पे नहीं किया, क्योंकि बेनिफिट लिया तो पे भी करना पड़ेगा, तो वो आपकी किस में आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटीज। अब ये कैसे होता है, देखो आपकी शॉप पे एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय को हम मान लेते हैं नाम श्याम, ठीक है। श्याम नाम का एक पर्सन था, उससे आपने काम ले लिया जनवरी के मंथ का, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया इसलिए कि उसको सैलरी पे नहीं की। जनवरी में काम ले लिया, जनवरी के महीने मैंने उसको सैलरी पे नहीं की, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, मार्च में उसने मेरे से क्या मांगी, उसने मेरे से मांगी सैलरी। कौन से मंथ की मांगी, जनवरी की। अब जनवरी की सैलरी क्या चुकी थी, जनवरी के अंदर वो एक्सपेंस था, मैंने जनवरी में उसका क्या कर लिया था, बेनिफिट ले लिया था, लेकिन मैंने फेब और मार्च में उसके पैसे नहीं दिए, तो ये क्या बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग तो जनवरी की सैलरी है, अगर फरवरी में नहीं दे रहे, मार्च में नहीं दे रहे, और हमें उसको जो है कभी ना कभी तो पे करनी पड़ेगी, और ये आपके किसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जो आपको पे करना पड़ेगा वो क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है प्रीपेड सैलरी। अब प्रीपेड, पे का मतलब पे कर दी, प्री मतलब पहले, प्रीपेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट मीन्स एडवांस, क्या हो गया, एडवांस। अब आपको पता है एडवांस में दे दी, अब एडवांस में दे दिया है कि जनवरी के महीने में हम मार्च की सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, एडवांस हो गई। इसका मतलब क्या आप जनवरी के महीने में अगर मार्च की सैलरी पे कर रहे हो, फरवरी की सैलरी पे कर रहे हो, क्या आपने उसके बेनिफिट लिया, नहीं लिया, बेनिफिट नहीं लिया, तो आपने क्या लिखा, बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, सैलरी नॉट ड्यू। ड्यू का मतलब अभी हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया लेकिन पे कर दिया इन एडवांस। अब जो पर्सन हमने लिया था मिस्टर एक्स, तो यहां में लिया था श्याम, श्याम की जगह मैं ले लेती हूं, आप इसमें ले लो मोहन, ठीक है। अब मोहन एक ऐसा एम्प्लॉय था कि जो मेरे पास आता है कि मेरे घर पे मेरी मम्मी बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो। मैंने क्या किया, जनवरी के मंथ में फरवरी और मार्च की सैलरी पे कर दी, तो फरवरी और मार्च की जो सैलरी पे की वो मैंने किसने पे कर दी, मैंने अभी सर्विसेज नहीं ली हैं और मैंने पे एडवांस में कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। अब मैंने उससे सर्विसेज नहीं ली, सपोज करो वो काम छोड़ देता है मेरे पास से, मतलब आपके पापा के पास से काम छोड़ देता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे मेरे पैसे वापस देगा ना। तो आप कहते हैं कि जो एडवांस में पैसा दिया है तो वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। अगर वो काम नहीं करता है तो आपको वापस मिलेगा, और जो चीज़ पैसे या मतलब अमाउंट आपको वापस मिलता है इन फ्यूचर, तो आपने कहा अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमने बेनिफिट नहीं लिया और हमने पे कर चुके हैं, वो अगर आपको वापस मिलता है, जो भी अमाउंट आपको वापस मिलता है वो किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है मैं आपकी अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम के साथ हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, और एक वर्ड और आता है आपका अनअर्न्ड इनकम, और इसी के साथ एक आता है आपका एक्रूड इनकम। अगर आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का समझ में आ गया है तो ये पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अनअर्न्ड इनकम, देखो यहाँ नाम से पता लग रहा है, पहले हम बात करेंगे अर्न्ड की। अर्न्ड का मतलब क्या होता है, कमा ली, मीन्स अर्न कर ली। अब यहाँ एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही, हम इनकम की बात कर रहे हैं। मेरा ट्यूशन्स का वर्क है, ठीक है, मैं ट्यूशन्स करती हूँ, ठीक
ठीक है। उसके बाद क्या है, मुझे फीस लेनी थी सितंबर के मंथ की स्टूडेंट से, ठीक है। फीस मिलनी थी सितंबर के मंथ में, मैंने ट्यूशंस पढ़ा दी, लेकिन मेरे पास फीस रिसीव नहीं हुई, फीस रिसीव नहीं हुई। सॉरी, मैं यहाँ करवा रही हूँ अनअर्न। ट्यूशन की फीस है अनअर्न, अनअर्न का मतलब मेरी कमाई नहीं है, अनअर्न का मतलब कमाई नहीं है, ठीक है। तो फीस जो है सितंबर के मंथ में मेरे को अगर मिल जाती है, किसकी, अक्टूबर की सैलरी मिल जाती है, अक्टूबर की फीस मिल जाती है, या नवंबर की फीस मिल जाती है, सितंबर के मंथ में मुझे किसकी फीस रिसीव हो जाए, फीस रिसीव हो जाए आपको किसकी, अक्टूबर और नवंबर की, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोई, अभी हमने पीछे एक्सपेंस में भी किया था कि जब कोई खर्चा हमने किया नहीं था, मतलब लेकिन हमने पे कर दिया था, वो क्या था, प्रीपेड था। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ इनकम की बात हो रही है, यानी कि इनकम जब हम एडवांस में ले लेते हैं, इनकम जब हम एडवांस में ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, या आप उसको बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब अनअर्न्ड है, इट मीन्स आपने, अब एक्सपेंसेस के केस में बेनिफिट रिसीव था, आपको इनकम क्यों हो रही है, यानी कि आप सर्विसेज क्या कर रहे हो, दे रहे हो, किसी को बेनिफिट दोगे तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो सर्विसेज आपने अभी नहीं दी, क्योंकि जो ट्यूशन आपने पढ़ानी थी वो अभी आपने पढ़ाई नहीं है, अक्टूबर के मंथ की ट्यूशन नहीं पढ़ाई, सर्विसेज आपने क्या की, सर्विसेज नॉट गिवन। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सर्विसेज नॉट गिवन, ठीक है। तो आपने सर्विसेज नहीं दी, लेकिन आपको अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो अमाउंट कहाँ हो रहा है, पहले रिसीव हो रहा है, तो आपने इसको क्या नेम दिया, अनअर्न्ड इनकम। और सपोज करो कि जो भी पर्सन था ये ट्यूशन छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो आपको एडवांस में दे गया, अगर वो ट्यूशन छोड़ के चला गया तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे जो आप एडवांस ले चुके हो, जो आपकी अनअर्न्ड इनकम है। अगर आप सर्विसेज ही नहीं देते हो या किसी रीजन से आज छोड़ देते हो तो आपको वो मनी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये अनअर्न्ड इनकम क्या है, जो आपको रिटर्न करनी पड़ सकती है, और जो भी पैसा हमने रिटर्न करना हो वो किसके अंदर आता है, लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो अनअर्न्ड इनकम किस में आएगी, लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं, एक्रूड मीन्स अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। आप इसको फिर एग्जांपल से देखो, सितंबर का मंथ, अक्टूबर, नवंबर, आपने एक पर्सन को सितंबर में पढ़ाया, ठीक है, फीस रिसीव नहीं हुई, ठीक है। इसको अगस्त से स्टार्ट करो, अगस्त में पढ़ाया, फीस इसकी भी रिसीव नहीं हुई, इसकी भी रिसीव नहीं हुई, इसकी भी रिसीव नहीं है, मतलब अगस्त में भी पढ़ा चुके, सितंबर में भी पढ़ा चुके, लेकिन आप इसको यहाँ 2 मंथ्स का लेके चलो, आपने अगस्त में और सितंबर में पढ़ाया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर तक भी आपको पैसे नहीं मिले। अब ये पैसे नहीं रिसीव हुए, आप सर्विसेज क्या कर चुके हो, दे चुके हो, सर्विसेज क्या कर चुके हो, दे चुके हो, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब सर्विसेज दे चुके हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखा है, इनकम तो आपको हो गई ना, इनकम आपको हो गई, आपने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अब अर्न कर ली है, एक्यूट का मतलब क्या है, अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न कर लिया लेकिन मिलेगी तो सही ना, ऐसा तो नहीं ना कि वो आपको फीस ही नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। अब क्योंकि जो पैसा आपको मिलना है, नॉट रिसीव, अर्न कर चुके हो, मिलेगा, तो वो आपके किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स के अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बच्चों को जनरली इस पॉइंट में कंफ्यूजन रहती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आपको ये क्लासीफाई करना आ जाए कि कौन से थिंग्स एसेट्स में आती हैं, क्या कैपिटल में आता है। एग्जाम्पल से करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कल एक मैं वीडियो लेकर आऊँगी और जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो तब तक के लिए आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।